तो हर्ष भाई, आज मैं आपके स्टूडियो में जी आपसे और आपके दर्शकों से दो सवाल पूछने आया हूँ। मेरे जहन में कल परसों से दो सवाल उठ रहे थे, तो मैंने कहा चलते हैं सवाल पूछते हैं। एक सवाल तो ये है कि जो ये मियांवाला देहरादून में इसका नाम बदला था सरकार ने, और उसको रोल बैक करते हुए वापस उसको मियांवाला ही कर दिया। तो अब मैं परेशान ये हूँ कि इसको मैं वापस अब मुगल काल का गुलाम अधीन मानूं, या मैं इसको अब अखंड भारत का हिस्सा मान के चलूं? आप फिर से गुलाम हो चुके हैं। अच्छा। तो सरकार की नजर। अच्छा। देखो, ऐसा हुआ कि एक मूवी आई छवा। हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर कैसे बनी होगी पूरी नाम बदलने की। हाँ है ना, उसमें औरंगजेब का पूरा इतिहास, उनकी जो क्रूरता थी वो दिखाई गई। हाँ तो इनके किसी सलाहकार ने इनको बताया कि साहब, यहाँ हरिद्वार जिले में भी औरंगजेबपुर नाम का गांव है एक। हाँ तो ये अगर हम इस पे काम करेंगे तो ये शायद सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और एक विशेष धड़े की आवश्यकता सरकार को भी एकजुट होने की है भी। तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे गांव को चिन्हित किए जाएं जो मुस्लिम भाव जिनमें आते हों, जो मुस्लिम नामों से मिलते जुलते हैं, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ना, वो इनका टारगेट हो गया। टारगेट था वो। अब वो नाम चिन्हित करे, और जल्दबाजी में इनके जो सलाहकार हैं, जो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस काम से इनकी वध और ज्यादा पिट गई। इन्होंने सलाह दी और इन्होंने फटाफट कुछ नाम चिन्हित किए, इसमें मियांवाला भी एक था। अब मियांवाले का इनको इतिहास पता नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की। नाम बदलने के बाद इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जनभावना का सम्मान इन्होंने रखा। जनता से इन्होंने पूछा नहीं, इतिहास इन्होंने जाना नहीं, बल्कि ये जो मियांवाला जो गांव है, जगह है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। और ये जो गढ़वाल के एक राजा थे प्रताप शाह, उन्होंने गांव भेंट किया था। वहाँ राजपूत लोग रहते हैं, राजपूत लोग अपने सरनेम वहाँ मियाँ लिखते हैं। मियाँ? हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो मियाँ लिखते हैं, हिंदू हैं और वहाँ मुस्लिम कोई है भी नहीं। तो ये बात जो सरकार की है कि हाँ, जो उन्होंने समझा था, जिन्होंने समझ लिया अनजाने में, वो इतनी बड़ी गलती कर बैठी सरकार कि उन्हें निर्णय वापस लेना पड़ा जब जनता ने इसका विरोध किया। तो अब ये विरोध देखते हुए कुछ लोगों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, जो वहाँ के विधायक महोदय रहे हैं बीजेपी के, और जो कार्यकर्ता लोग हैं, कि मुख्यमंत्री जी का आभार। अच्छा। आभार भी व्यक्त हो चुका था। जो फ्लैक्स लगते हैं, बोर्ड लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, कि मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने मियांवाले का नाम बदलकर राम जी वाला कर दिया। अच्छा। हाँ, और अब सवाल ये है कि क्या वो आभार भी उनको वापस दिया जाएगा? नहीं, मुझे अगर मैं होता तो मैं तो अपना आभार वापस मांगता, मेरा आभार वापस करो। भावनाओं की ठेस पहुंची है ना? मेरी तो भावना है, वो आहत हो गई, मेरा आभार वापस करो। चढ़ के प्रचार कर दिया। अब ठीक है, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं पता थी, लेकिन आभार व्यक्त करने वालों को तो बात पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट, ये एक पदवी थी, हाँ, जो उस समय के राजा ने वहां रहने वाले एक राजपूत समुदाय को एक पदवी दी थी, मियाँ नाम से। तो इसलिए उसका नाम मियांवाला पड़ा था। और मियाँ उसको भी बोलते हैं कि जो साहसी होते हैं लोग और जो वीर लोग होते हैं, उनको भी मियाँ बोलते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा, ये जो अपने रुड़की के पास में एक सलेमपुर राजपूताना है, हाँ, इसका भी नाम बदल दिया गया जी। मुझे लगता है कि उन सलाहकारों को ये लगा हो कि ये भी कोई सलेम खान नामक औरंगजेब का भाई भतीजा रहा होगा, इसे भी लो, इसे भी आजाद कराना जरूरी है, इसे भी अखंड भारत में मिलाना है। बल्कि इसकी आजादी की जो लो नहीं चली कहीं। हाँ, और जनभावना की ऐसी कोई आवाज उठती दिखाई नहीं नजर आई। हाँ, और ना इसका नाम बदले जाने के बाद कोई खुशी की लहर दिखाई दी। हाँ, ये तो आज जब ये मामला प्रकाश में आया, जब हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि ये कोई सलेम सिंह नाम के व्यक्ति थे, हाँ, जिनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया था। बहुत शानदार चुटकी लिया उन्होंने, लिखा कि सरकार की सलेम सिंह से क्या दुश्मनी हो सकती थी। अब इस बात में ही उनका पूरा जो पॉइंट है वो पूरा छिपा हुआ है जी, कि सलेम सिंह, इसके नाम, इनके नाम पर इस गांव का पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है, इनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया हुआ है। बिल्कुल। अब हमने जो कोशिश की जानने की, उसकी प्रामाणिकता तो कहीं नहीं मिली। लेकिन सलेम सिंह जो थे, उसके बाद कुछ वो राजपूत थे, उनकी बिरादरी के कुछ लोग कन्वर्जन उन्होंने किया, आज वो राव भी लिखते हैं। अच्छा। लेकिन सलेम सिंह जो नाम था, वो दोनों, जो हरीश रावत जी दावा कर रहे हैं पोस्ट में,
कि वो दोनों हिंदू और मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए बहुत सम्मान की दृष्टिकोण से उनको देखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो अगर कोई व्यक्ति थे, तो कुछ गांव का इतिहास जो है वो उनके नाम में डिफाइन होता है। हाँ, और सलेमपुर राजपूताना भी वही मैं कहना चाहता हूँ, अगर सलेम सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे और उनका ही नाम बदल दिया गया तो ये तो इतिहास ही बदल दिया गया, उस व्यक्ति के साथ भी का भी एक तरह से अपमान है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो। हाँ, और अगर इनको ठीक है किसी बिरादरी को सम्मान ही देना था, ऐसे नहीं रहते हैं वहाँ अजमेर में, तो आप कोई और तरीके से सम्मान दे सकते थे। किसी गांव का इतिहास जो एक नाम से जुड़ा हुआ है, उस गांव के नाम से, उसको हटाना एक तरह से वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना, पता करने की कोशिश करना सलेमपुर वालों से कि वो इस चीज को किस तरह से ले रहे हैं, विशेष स्टोरी करने की हाँ, इस नाम को वो कैसे ले रहे हैं, पूरा इतिहास इसका बहुत गहराई से जान सके प्रमाणिकता के आधार पर, क्योंकि बिना प्रमाणिकता के हम फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हमने, अगर वो सलेम सिंह थे तो हमने भारत के ही एक हिस्से को अखंड भारत में मिला दिया। हाँ, फिलहाल हम ये मान लेते हैं। और खुशी की लहर है, गर्व का विषय है। हाँ, ये तो है प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार। हाँ, अच्छा, एक गंभीर विषय भी इसमें निकल के आता है कि ये जहां के भी नाम बदले गए, 15 जगह के, 17 जगह के जो भी नाम बदले गए, अब जो लोग वहां रहते हैं, 1000, 2000, 5000 जो भी इन जगह पे रहते होंगे, उनके परिवार हैं, अब क्या उनके जो एड्रेस है, आधार कार्ड है, उनका अपना एक राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और 2-3 चीजें होती हैं जो हमारी एक आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं, तो क्या अब उन सब जगह वो एड्रेस उनको चेंज कराना पड़ेगा? बिल्कुल चेंज कराना पड़ेगा। और क्योंकि सरकारी जो प्रक्रियाएं होंगी जितने भी, अब उसमें सलेमपुर का जो नाम होगा वो शूरसेन नगर से जाना जाएगा। तो इसमें आप जाहिर तौर पर जितने भी चुनाव होंगे उसमें जो आइडिया प्रदर्शित करेंगे वो अपडेटेड होनी चाहिए। हाँ, है ना, उसके लिए बहुत ये कष्टदायक होगा जनता के लिए। अभी आप एक इसको गर्व से जोड़कर देख रहे हैं, है ना, वो बात अपनी जगह ठीक है, आप समझ सकते हैं ऐसा, लेकिन आपको अपने कष्टों का भी पता होना चाहिए कि किन किन समस्याओं के साथ आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार का भी एक विशेष बजट इसमें लगता है, पैसा लगता है। सरकार का क्या, उन लोगों का भी लगेगा जो नाम बदलवाएंगे? सरकार का लग रहा है, वो भी जनता का लग रहा है, जनता का तो लगेगा ही, वो भी जनता का लगेगा, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। अगर मैं अपने आधार कार्ड में छोटा सा भी चेंज कराने जाता हूँ तो 100-200 रुपए मुझे देने पड़ते हैं। कुछ एक फीस है और ऊपर से भी कुछ 150 रुपए देने पड़ते हैं, तब ये जाके चेंज होता है, और उसमें टाइम लगता है, लाइन लगती है। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, ये गर्व बढ़ाकर ज्यादा ये समस्या ज्यादा, ये सरदर्द भी बढ़ता है। हाँ, गर्व के साथ साथ सरदर्द भी बढ़ता है। हाँ। एक और बड़ा हर्ष का विषय आजकल चल रहा है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है। हमारे दिवाली जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे दिवाली का त्यौहार आ गया हो, नया साल आ गया हो, खुशी की लहर दौड़ रही हो, क्योंकि अभी 30 से 40 राज्य मंत्रियों की घोषणा हुई है सरकार की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि, पर मेरे जैसा एक बेवकूफ आदमी ये सोच रहा था कि अब जाके जो ये 30-40 राज्य मंत्री बने हैं, अभी तक 3 साल सरकार को चलते हुए हो गए, तो कितना काम तो विकास का हमारा रुक ही गया होगा जो अब ये मंत्री लोग बन के करेंगे। हमारा तो विकास अधूरा रह गया ना पिछले 3 साल से। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मेरा 3 साल का विकास अधूरा क्यों रखा? कौन लौटाएगा? वो कौन लौटाएगा मेरे 3 साल का विकास? इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? मुझे पहले तो ये बताया जाए। बिल्कुल, बहुत गंभीर। और दूसरा, अब ये जो मंत्री लोग बने हैं, ये ऐसी क्या काम करेंगे, ऐसी क्या जिम्मेदारी निभाएंगे कि आने वाले 2 साल में पिछले 3 साल का और इन 2 साल का भी सारा विकास करके इस उत्तराखंड का कायाकल्प कर देंगे? या सिर्फ मेरा, आपका, हम सबका, पूरे प्रदेश का सिर्फ एक
आर्थिक बोझ बढ़ाने का ये काम करेंगे। हाँ राइट। क्योंकि सरकार की अपनी तो कोई आमदनी नहीं होती, मेरा आपका हमारा जो टैक्स है उसी से सरकारें चलती हैं, उसी से इनकी तनख्वाहें, इनके सारे खर्चे मैनेज होते हैं। अब इनकी जो तनख्वाहें जाएंगी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि भाई सरकार पे हम बर्डन नहीं डालना चाहते, भाई हमारे हिस्से क्या खर्चा आ रहा है बता दो। अच्छे काम में मुझे अच्छे काम में मुझे माध्यम मत बनाइए, आप सीधा धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं। नहीं, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खर्चा एक्स्ट्रा होगा, आज से हरिद्वार जिले में 2 राज्य मंत्री नए बनाए गए हैं और आज से हरिद्वार की जो तस्वीरें बदलनी शुरू हो जाएगी। आपको हर दिन महसूस होगा कि आप तरक्की की ओर चल रहे हैं। हर दिन आपको लगेगा कि आपके क्षेत्र के पुलों की मुझे तो आज ही AQ लेवल जो होता है हवा का, वो शुद्ध सा नजर आया। मुझे सांस लेने में बड़ा अच्छी खुशबू सी महक सी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके सम्मान जो कार्यक्रम है वो भी आप देख रहे होंगे, वो तो दिवाली जैसा माहौल है, नए साल जैसी। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो अनुभूति वहां जाकर भी ले सकते हैं। और आप विकसित भारत में एक ये बहुत बड़े योगदान के तौर पर आज हम जनता इसको याद करेगी। अच्छा, एक राज्य मंत्री का क्या खर्चा होता होगा महीने का? साहब मैं जहां तक अभी देख पाया कि राज्य मंत्री के ऊपर सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करती है अब। अच्छा। और ये धामी सरकार ने इसको बढ़ा दिया था 2 साल पहले। अच्छा जी। पहले लगभग 35,000 के आसपास इनको प्रतिमाह सैलरी भी मिलती है इनको बकायदा। ओके, है ना। ओके। और इन पदों की अगर संख्या देखी जाए तो 150 से अधिक लगभग राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ये अब हम मुख्य बात पे आते हैं। ये सैलरी 35,000 के आसपास मिलती थी, अब इसको 80 कर दिया गया। 80,000 रुपए पर मंथ? हाँ 80,000। उससे अलग इनको 25,000 या 30,000 आवास के मिलते हैं। अच्छा जी। या कार्यालय के लिए बोल सकते हैं। आपको एक 4th क्लास कर्मचारी आप रख सकते हैं 12 से 15,000 तक के बीच, ठीक है। और आपको एक गाड़ी के लिए आपको पैसा मिलता है, उसके लिए आपको मंथली मिलता है ना। मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास, मतलब तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए। टेलीफोन के लिए मिलता है ना। तो ये इतनी सुविधाएं इनको, जो सामान्य बात बता रहा हूँ मैं आपको मोटी मोटी, ये इनको दी जाती है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर मंथ एक राज्य मंत्री का खर्च पड़ेगा। सरकार कितना पैसा खर्च करती है राज्य मंत्रियों पर। बल्कि अगर इनका उद्देश्य यही था कि हाँ सरकार का बोझ इनको हल्का करना है, तो सबसे पहले मंत्रिमंडल में 5 पद इनके खाली हैं, आप उनको भरने का प्रयास करें। आप उनको भरने का प्रयास नहीं करा आपने, इसका मतलब आपको कोई बर्डन खास है नहीं। सरकार तो अच्छी चल रही है, राम राज्य की स्थापना है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बर्डन नहीं है। ऐसे में राज्य मंत्रियों को क्या जरूरत पड़ी इनकी राज्य मंत्री के दायित्वधारी के पद बांटने की? इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि आपके पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी लिस्ट है, आज इतनी बड़ी भीड़ है, आपको कहीं ना कहीं उनको बांध कर रखना है। और दायित्व बंटवारे का मकसद सिर्फ यही है कि आपको उनको एक पद ऐसा दे देना है ताकि वो भविष्य में अगर उनका टिकट कहीं ना भी दें आप, तो नाराज ना हो, आपके साथ जुड़े रहें और हर दिन आप बहुत अच्छा महसूस कर सके। अच्छा, क्या ये ट्रेंड खत्म नहीं होना चाहिए? सरकारें किसी की भी हो, हम किसी सरकार को नहीं कह रहे, कांग्रेस ने भी ये किया, भाजपा भी ये करती है, लेकिन क्यों? इसका जनता को क्या लाभ है? जनता को तो इसका बर्डन जनता को है। और अगर जनता को लाभ है तो 3 साल से जनता वंचित क्यों है? हाँ, इसका जवाबदेही कौन करेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? ये आप मेरे माध्यम से ये आप सीधे जवाबदेही मांग सकते हैं। नहीं, चलो मैं सीधा ही पूछता हूँ कि ये जवाबदेही किसकी है कि 3 साल से हम उस विकास से वंचित क्यों है जो विकास अब ये लोग करेंगे? हाँ, और देशराज करणवाल जी के साथ बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ न्याय हुआ। देखो यार, न्याय हुआ। हाँ, अच्छा, न्याय इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी है और इन्होंने चुनाव के वक्त 2022 के इन्होंने पूरा इरादा था इनका अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाने का। अच्छा, हाँ था, टिकट नहीं हुआ था इनका। हाँ, और उस वक्त इन्होंने उनकी नौकरी भी छुड़वा दी थी। अच्छा, वो सरकारी टीचर थी। हाँ, तो इसका विलाप वो जनता के सामने उन्होंने रखा, भावुक भी हुए, रोए भी। अब उनके साथ न्याय मिला, कम से कम एक उन्हें सरकारी नौकरी दोबारा मिल गई। तो भाई ये तो जो युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है सरकारी नौकरी तो इनकी लग गई। जब इन्हें तनख्वाहें भी मिलेंगी, इन्हें भत्ता भी मिलेगा, रहने का आवास भी मिलेगा, गाड़ी ड्राइवर सब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर IAS ऑफिसर जैसी लाइफ हो गई सर। बिल्कुल, जो पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनते हैं वो लाइफ हो गई इनकी तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्हें पेंशन भी मिलती है क्या बाद में, जब इनका मंत्रालय या सरकार जाएगी या जो भी होगा बाद में? पेंशन का तो इनका बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है अभी, इस पर हम विशेष नहीं, बेचारों को पेंशन भी मिलनी चाहिए।
हाँ ये ये अन्याय है। अगर विधायकों को पेंशन मिलती है, मंत्रियों को पेंशन मिलती है, सांसदों को पेंशन मिलती है, तो मैं इन लोगों की तरफ से ये मांग सरकार से करता हूँ कि इन्हें पेंशन भी दी जाए। इनका जो तजुर्बा है हाँ। वो हम युवाओं के लिए जिंदगी भर बहुत कामयाब होने वाला है। हाँ। और इनकी जो सलाह है उससे कितने लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो बुढ़ापे तक इनको हाँ, इनकी देखभाल रख रखाव की जिम्मेदारी बिल्कुल है, आने वाली सरकारों की होनी चाहिए। संरक्षित किया जाना सरकार किसी की भी आए, मैं कहता हूँ कांग्रेस की भी अगर आ जाती है तो वो भी इन्हें पेंशन दे, भाजपा का वो भी इन्हें पेंशन दे, यूकेडी की भी आ सकती है, यूकेडी की भी आ जाए वो भी इन्हें पेंशन दे। तो भाई ये होना चाहिए, ये मांग मैं मुख्यमंत्री जी से, सरकारों से करता हूँ सीधा, और इन सब की तरफ से, राज्य मंत्रियों की तरफ से मांग है भाई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हरिद्वार जिले में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को। हाँ, बहुत बहुत उत्साह है, बहुत जनता, मुझे लगता है कि बस फूल मालाएं बरस रही हैं और स्वागत हो रहा है सब जगह, बड़ा अच्छा माहौल है। ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज राम मंदिर का निर्माण के समय की खुशी थी, वो देखिए इनको मंत्रिमंडल की जो आवश्यकता थी हरिद्वार को, वो तो इन्होंने दिया नहीं अभी तक। 6 पद खाली चल रहे हैं सर, 3 साल से ज्यादा सरकार के बोले हो चुके, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो जब कोई भार इस तरह का है ही नहीं, आप राज्य मंत्रियों को क्या आवश्यकता पड़ रही है, इतने राज्य मंत्री के पद आप बांट रहे हैं। अभी एक और लिस्ट आएगी। अच्छा। हाँ। और इनकी आवास की व्यवस्था कैसे करें? ये जो सिंचाई विभाग के क्वार्टर कुछ बचे हुए हैं ना, खाली वाली कराएं चल के, या हाँ, कैसे करें? इनको दिए जाने चाहिए। इनको दिए जाने चाहिए। अब ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनको हटा के इनको दिए जाने चाहिए। हाँ, क्योंकि काम आसान ये करेंगे। वही विकास तो यहीं से निकलेगी ना, विकास की गंगा तो यहीं से बहनी है। हाँ। अब आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी कोठी यहाँ जो है बीघों में है सर। हाँ, बीघों में है ना, वो आवंटित किए गए आवास विधायकों को। एक एमएलए हॉस्टल में दिया गया, यहाँ देहरादून में, और यहाँ एक यहाँ दिया गया। हाँ, जरूरी है ना साहब, बहुत जरूरी भाई। उनके पास अपने आवास तो है नहीं बेचारों के। हाँ। जनता की सेवा करते करते जो विधायक, सांसद, राज्य मंत्री वगैरह के ये जो एक कैटेगरी है, ये इन्होंने अपना सब कुछ जनता पे लुटा दिया। गरीब है, रहने को घर नहीं है और सोने को बिस्तर नहीं है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सब खाली करा के इनको दिए जाएं। हाँ, और इस पर मुझे लगता है कि ये जनता के सरोकार के लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये बहुत अच्छा एक कदम है। हाँ। और जब भी वहाँ से शहर की जनता निकलती है तो बहुत फक्र महसूस करती होगी। हाँ, वो तो वीआईपी रोड है भैया वहाँ सब। हाँ, और बहुत गौरवान्वित महसूस करती होगी कि उनके बीच के कुछ ऐसे व्यक्ति, इतने संघर्षशील व्यक्ति, जिन्होंने जनता के कामों के लिए अपने आप को दिन रात झोंक रखा है, समर्पित कर दिया। हाँ, अपना जीवन ही सुहा कर दिया, मैं तो ये कहता हूँ। मतलब एक रुपया का उन्होंने लालच नहीं है किसी। हाँ, कुछ नहीं जी, कुछ। उनके लिए ये छोटी सी एक चीज भेंट करी सरकार ने, तो ये बहुत बड़ा है। बहुत बहुत बधाई, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए सबको, बहुत बहुत। जब भी जाए तो वो हाथ जोड़ के, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जनता को बहुत बहुत बधाई। हाँ, जनता बधाई की पात्र है। हाँ, आप सब बधाई के पात्र, आप बधाई के पात्र। तो ये बहुत अच्छे नितिन जी आपने सवाल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आता रहूंगा, ऐसे सवाल मेरे पास बहुत होते हैं। ठीक है जी, बढ़िया हो गया। अब मुझे लगता है इसमें से अब आप बहुत अच्छा निकाल